अब आता है स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन का लेक्चर 23, दैट इज ट्रांसफ़र फंक्शन डीकम्पोजिशन। ठीक है, तो डीकम्पोजिशन होता क्या है? तो डीकम्पोजिशन मतलब होता है कि कोई ट्रांसफ़र फंक्शन से हमें स्टेट मॉडल बनाना है। स्टेट मॉडल बोलने का मतलब स्टेट मैट्रिक्स, स्टेट स्पेस मैट्रिक्स बनाना है। ठीक है, तो ट्रांसफ़र फंक्शन यहाँ पे तुम्हारा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में होगा। ठीक है, जैसे कुछ ऐसे फॉर्म में होगा, और इससे तुम्हें स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन मतलब स्टेट मैट्रिक्स जो होता है वो बनाना होता है। ठीक है, तो इसमें जो प्रोसेस होता है इसी को बोलते हैं डीकम्पोजिशन प्रोसेस। ठीक है, ये पहला मतलब हो गया। और दूसरा मतलब क्या हुआ कि क्वेश्चन में तुम्हें एसएफजी दिया होगा। ठीक है, दैट इज सिग्नल फ्लो ग्राफ। ठीक है, और उससे तुम्हें स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन दैट इज मैट्रिक्स तुम्हें ये वाला बनाना होगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं डीकम्पोजिशन प्रोसेस। ठीक है, तो डीकम्पोजिशन टोटल 3 तरह का होता है: डायरेक्ट डीकम्पोजिशन, पैरेलल डीकम्पोजिशन, कैस्केड डीकम्पोजिशन। ठीक है, तीनों में जो प्रोसेस है वो अलग होता है। ठीक है, और एडवांटेज क्या है? तो भाई कोई वैसा स्पेसिफिक एडवांटेज नहीं, बस एक एडवांटेज है कि एसएफजी से हम लोग कंट्रोलेबिलिटी और ऑब्जर्वेबिलिटी बता सकते हैं। यह हम कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़े थे इस चैप्टर में। ठीक है, लेकिन एसएफजी तुम्हारा हर समय सही आंसर नहीं देता है। तो एसएफजी डायरेक्ट डिकम्पोजिशन में गलत आंसर देगा, पैरेलल में सही देगा, कैस्केड में गलत देगा। बस ये एक एडवांटेज है। ठीक है, और अगर तुम्हारा ये आईएएस कन्वेंशनल रहता है तो उसमें बोलता है कि पैरेलल डिकम्पोजिशन से बनाओ, तब ये यूज़ करते हैं। एमसीक्यू में इसका उतना रोल है नहीं। ठीक है, दैट इज़ गेट के क्वेश्चन में उतना इसका एडवांटेज है नहीं। अब समझते हैं डायरेक्ट डिकम्पोजिशन होता क्या है। पहला, तो डायरेक्ट डिकम्पोजिशन का एक और नाम है दैट इज़ फेज वेरिएबल कैनोनिकल फॉर्म या फिर बुश फॉर्म। ये तुम्हारा साइंटिस्ट था उसी के नाम पे। अब आता है डायरेक्ट डिकम्पोजिशन मेथड क्या होता है। तो इसमें शुरू से स्टार्ट करते हैं। तुम्हारा ट्रांसफ़र फंक्शन कुछ इस प्रकार में दिया होगा। ठीक है, तो इसमें तुम क्या करते हो, अगर न्यूमरेटर एक कांस्टेंट नंबर है जैसे ये, ठीक है, तो तुम्हारा सिस्टम कंट्रोलेबल होगा, डेफिनेट होगा। ठीक है, और ऑब्जर्वेबल भी होगा, डेफिनेट होगा। ठीक है, ठीक है, तो एक क्वेश्चन का एक पार्ट तुम्हारा सॉल्व हो गया कि क्वेश्चन ये भी आता है कि कंट्रोलेबल है कि ऑब्जर्वेबल है, निकालो। ठीक है, तो तुम ट्रांसफ़र फंक्शन देखें, ये देख लिए न्यूमरेटर कांस्टेंट है, इसका मतलब ये दोनों हो गया, एक आंसर आ गया। अब दूसरा आंसर क्या है कि हमें स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेटिव दैट इज स्टेट मॉडल बनाना है। ठीक है, स्टेट मॉडल मैट्रिक्स। ठीक है, तो वो कैसे बनाएंगे तो आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब आता है दूसरा पार्ट, दैट इज़ न्यूमरेटर अगर कांस्टेंट नहीं है। तो न्यूमरेटर अगर कांस्टेंट नहीं होगा इसका मतलब क्या, न्यूमरेटर में एस का टर्म होगा। ठीक है, जैसे कि ये देखो, ये ट्रांसफ़र फंक्शन, तो इसमें एस का टर्म है। ठीक है, तो अब इसमें भी दो केस आता है क्या, कि मान लो ये जो पूरा चीज़ है, मान लो डिनोमिनेटर में भी ऐसा सेम हो गया, वो कट गया। ठीक है, तब क्या होगा, और जब ये वाला जब नहीं कटा, जैसे देखो एग्जाम्पल नंबर 3, इसमें देखो, इसमें क्या है, कट जाता है। ठीक है, तो ये क्या केस बना, और ये वाला, ये दोनों अलग अलग केस है। तो इसका क्या होता है, तो ये देखो बनाए हुए हैं। डायरेक्ट डिकम्पोजिशन में तुम्हारा दो भाग में बटा, अगर न्यूमरेटर कांस्टेंट है तो सिस्टम कंट्रोलेबल होगा, ऑब्जर्वेबल होगा। ठीक है, अगर न्यूमरेटर कांस्टेंट नहीं है, इसका मतलब न्यूमरेटर में एस का टर्म्स है, और ये एस का टर्म, ठीक है, अगर कैंसिल हो रहा है, ठीक है, अगर कैंसिल हो रहा है तो वो कंट्रोलेबल तो होगा ही, और वो अनऑब्जर्वेबल होगा। ठीक है, ये सही लिखा हुआ है, अनऑब्जर्वेबल। ठीक है, और अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल नहीं हो रहा है, ठीक है, तो तुम्हारा कंट्रोलेबल तो होगा ही, और ये ऑब्जर्वेबल होगा। ठीक है, समझ गए। इसका मतलब डायरेक्ट डिकम्पोजिशन हर हाल में कंट्रोलेबल होता है। ठीक है, अब समझते हैं डायरेक्ट डिकम्पोजिशन करते कैसे हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये तुम्हारा एक ट्रांसफ़र फंक्शन ले लिए। अब इस ट्रांसफ़र फंक्शन में इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, इस वाले कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि यहाँ पे कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है इसका मतलब ये तुम्हारा कंट्रोलेबल भी है, ऑब्जर्वेबल भी है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, स्टेट स्पेस मॉडल निकालेंगे, और उसके बाद कंट्रोलेबल मैट्रिक्स और ऑब्जर्वेबल मैट्रिक्स निकाल के ये पता करेंगे कि ये कंट्रोलेबल है कि ऑब्जर्वेबल है या नहीं। ठीक है, कॉन्सेप्ट से हमारा ये आ गया, लेकिन हम लोग न्यूमेरिकल भी वो चीज़ प्रूफ करेंगे। ठीक है, बाय फॉलोइंग द प्रोसेस ऑफ डायरेक्ट डिकम्पोजिशन। ठीक है, तो अब बता देते हैं डायरेक्ट डिकम्पोजिशन जो होता है वो अपना स्टाइल होता है। ठीक है, जो हम लोग पढ़े हैं शॉर्टकट
दैट इज़ ट्रांसफ़र फंक्शन से ए मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स, सी मैट्रिक्स जो कैसे निकालते हैं, जो स्टाइल हम लोग पढ़े हैं शॉर्टकट स्टाइल, वो तुम्हारा डायरेक्ट डिकम्पोजिशन मेथड ही है, ठीक है। तो उसी स्टाइल से हम लोग मैट्रिक्स निकालते हैं, ठीक है। तो ये देखो डिनोमिनेटर का ऑर्डर 2 है, ऑर्डर 2 है, इसका मतलब क्या हुआ कि ए मैट्रिक्स का ऑर्डर 2x2 होगा, ठीक है। ये चीज़ आ गया। अब ए मैट्रिक्स आ गया तो अब डिनोमिनेटर से हम लोग ए मैट्रिक्स निकाल सकते हैं, दैट इज़ ये देखो, ये जो डिनोमिनेटर है इसका जो कोएफिशिएंट है उसको हम लोग को पिक करना होता है विथ साइन चेंज, और इधर से पिक करते हैं मतलब राइट हैंड साइड से, और ये वाला फर्स्ट एलिमेंट बनता है, इसका मतलब ये ऐसे बैठाते हैं, ऐसे पिक करेंगे और ऐसे बैठाएंगे, तो ये फर्स्ट ये सेकंड डाल दिए, ठीक है। और हमें पता है कि चूंकि ऑर्डर 2 है तो x2 डॉट ही इक्वेशन बनाएगा, तो x1 का वैल्यू जो उसके ऊपर होगा x1 डॉट, उसका वैल्यू x2 आएगा, ठीक है। तो ये 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये जो चीज़ हम लिखे हैं ए n क्रॉस n होता है, ठीक है, लेकिन ये n क्रॉस n इसका है, जब इससे तुम मल्टीप्लाई कर दोगे तो भी ये मैट्रिक्स नहीं रह जाएगा, तो वही लिखे हैं 2x, मतलब इसका जो मल्टीप्लाई है ना दोनों का, इसका और इसका, तो देखो 2x1 आएगा, वो चीज़ लिखे हैं। इसका इंडिविजुअली दैट इज़ ये तुम्हारा ए मैट्रिक्स है, इसका इंडिविजुअल क्या होगा 2x2, ठीक है। अब ए मैट्रिक्स निकालिए। अब नेक्स्ट आता है बी और सी, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो कंडीशन है, तुम्हारा न्यूमरेटर अगर कांस्टेंट है तो हमें बी मैट्रिक्स ही बना सकते हैं, सी मैट्रिक्स नहीं बनेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, सी रैंडम 1 और 0 पुट कर देंगे, ठीक है। अब आता है बी मैट्रिक्स बनेगा, तो बी मैट्रिक्स क्या होगा, बी मैट्रिक्स वही होगा जो न्यूमरेटर होगा, ठीक है। और ये कहाँ जाएगा, लास्ट में एलिमेंट में, ठीक है। अब बी हमें पता है 2x1 होगा, क्यों, क्योंकि ये जो बी होता है ये यहाँ पे होता है, ठीक है, दैट इज़ यहाँ पे, तो इसका 2x1 है, तो प्रोडक्ट करके 2x1 बनाना है, ठीक है। तो हमें पता है बी, ऐसे भी बी का ऑर्डर क्या होता है, ये 2 है तो ये भी 2 ही होगा ना, तो इसीलिए बी का नीचे वाला एलिमेंट में 10 आ जाएगा न्यूमरेटर, ठीक है। ये हो गया। अब बात आता है सी का, ठीक है। तो सी मतलब क्या होता है, न्यूमरेटर में अगर कोई एस का टर्म है तब हम लोग का सी भराता है, मतलब सी का यूज आता है, ठीक है। अब न्यूमरेटर में कोई इसका टर्म नहीं है, ठीक है, तो 1 0 लिखेंगे, ठीक है। ये क्यों, ये तुम्हारा ये बता रहा है, देखो न्यूमरेटर मतलब ये जो सी है इसका फिलिंग कैसे होता है, ये इधर से पिक करते हैं कोएफिशिएंट को और ऐसे फिलिंग होता है, ठीक है। तो ये एक क्या बता रहा है कि इसमें एक कांस्टेंट मौजूद है जो कि है भी 10, क्या है कांस्टेंट ही है ना। अगर तुम यहाँ पे एस का पावर देखोगे तो एस का पावर एस का कोएफिशिएंट कितना है 0, क्योंकि है ही नहीं, और एस स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है 0, जो कि है ही नहीं, ठीक है। और सी का ऑर्डर होता है 1x1, ठीक है, सॉरी ये जो सी है इसका ऑर्डर होता है 1x2, ये हमें पता है, क्यों, क्योंकि 1x n का वैल्यू 2 है, तो हमें पता है हमें दो एलिमेंट फिल करना है, और पहला क्या है, पहला हमें कांस्टेंट मिल गया मतलब 1, कांस्टेंट के लिए 1 लिखे हैं, ठीक है। 1 का मतलब कि ये कांस्टेंट मौजूद है, ठीक है। और 0 क्यों, 0 मतलब एस का पावर 1 जो है उसका कोएफिशिएंट 0 है, ठीक है। तो वो कर दिए। देखो ये जो चीज़ है ना ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से देख लेना। तो हमारा फाइनली ये मैट्रिक्स बन गया। अब ये जो तरीका हुआ ना शॉर्टकट वे, ए मैट्रिक्स निकालना, बी मैट्रिक्स निकालना, सी मैट्रिक्स, इसी को बोलते हैं डायरेक्ट डिकम्पोजिशन, ठीक है। तो ये हमारा स्टेट स्पेस मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन आ गया, ये ए ये बी, ठीक है, और ये वाई दैट इज़ ये सी, ठीक है। अब ऑब्जर्वेबल मैट्रिक्स और कंट्रोलेबल मैट्रिक्स, ऑब्जर्वेबल मैट्रिक्स, ये दोनों का डिटर्मिनेंट निकालो। ये 0 के बराबर नहीं आया मतलब सिस्टम कंट्रोलेबल है, और ये भी 0 नहीं आया मतलब ये सिस्टम ऑब्जर्वेबल है, ठीक है। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट था ये वाला, ये तुम्हारा सही बैठ गया, ठीक है। तो हमें ये दोनों आंसर आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट काम क्या होता है, नेक्स्ट काम होता है SFG बनाना। अब देखो हमारा आंसर मिल चुका है, ठीक है। SFG हम लोग अपने सेटिस्फैक्शन के लिए बना रहे हैं, मतलब एक्स्ट्रा, ठीक है। तो यहाँ तुम्हारा जो ये इक्वेशन आया, इससे तुम इक्वेशन फ्रेम करो x1 डॉट x2 डॉट का, ठीक है, और उसको SFG में बिठा दो, ठीक है। अब ये तुम्हारा इजी पार्ट है, ये पहले भी कर चुके हैं, ठीक है, तो ये एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ से अगर SFG से अगर तुम कंट्रोलेबल और ऑब्जर्वेबल चेक करोगे तो देखो ये तुम्हारा इनपुट है, इनपुट कनेक्टेड है x2 से, x1 से तो कनेक्टेड नहीं है, इसका मतलब इनपुट सारे स्टेट वेरिएबल से कनेक्टेड नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, ये सिस्टम कंट्रोलेबल नहीं है, ठीक है, अनकंट्रोलेबल है, ठीक है। ऑब्जर्वेबल का देखो
x1 से कनेक्टेड है, x2 से नहीं है, मतलब ये तुम्हारा अनऑब्जर्वेबल है, ठीक है। तो एसएफजी हमें क्या इन्फॉर्मेशन दिया कि अनकंट्रोलेबल और अनऑब्जर्वेबल, जबकि न्यूमेरिकली हम लोग क्या फाइंड कर रहे हैं उसका उल्टा। इसका मतलब क्या हुआ कि एसएफजी हमें गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है। तो यही डायरेक्ट डिकम्पोजिशन का रूल है, ठीक है, कि एसएफजी तुम्हें यहाँ पे गलत इन्फॉर्मेशन देता है, ठीक है। अब इसी चीज़ को प्रूफ करने के लिए हम अलग मतलब 3 क्वेश्चन लिए हैं बेसिकली यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो दूसरा क्वेश्चन है इसमें क्या है, न्यूमरेटर में एस का टर्म मौजूद है, ठीक है, और ये जो एस का टर्म मौजूद है ये डिनोमिनेटर से कैंसिल भी नहीं हो रहा है। देखो ऊपर वाले को जीरो बोलते हैं, नीचे को पोल, तो पोल जीरो कैंसिलेशन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या कहता है कि कंट्रोलेबल तो होगा लेकिन ऑब्जर्वेबल में क्या होगा, ये अनऑब्जर्वेबल होता है, ठीक है। ये देखो अनऑब्जर्वेबल होता है, तो मे बी ऑब्जर्वेबल मे नॉट बी ऑब्जर्व, ठीक है। तो ये होगा अनऑब्जर्वेबल, कॉन्सेप्ट कहता है, ठीक है। अब हम लोग न्यूमेरिकली निकाल भी लेते हैं। तो अगेन डायरेक्ट डिकम्पोजिशन मेथड तुम्हारा वही, डिनोमिनेटर देखो, हाँ अब यहाँ पे देखो ए तो तुम्हारा सेम रहेगा, बी में क्या होगा, सी में क्या होगा। तो देखो जब न्यूमरेटर में एस का टर्म आ गया तो फिर बी का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, ठीक है। जैसे यहाँ पे सी जो था, जो तुम्हारा बस ये बता रहा था कि कांस्टेंट टर्म है, वही काम अब यहाँ पे बी करेगा, ठीक है। और बी का लास्ट एलिमेंट जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट 1 होगा और बस ये बताएगा कि न्यूमरेटर में कांस्टेंट का टर्म मौजूद है, ठीक है। ये कांस्टेंट टर्म यहाँ पे नहीं आएगा, ये बस इन्फॉर्मेशन देगा कि हाँ मौजूद है, ठीक है, समझ गया। तो बी का ये हो गया। ऑर्डर कहाँ से आया, तो ऑर्डर भाई देख लेना, पी एम एन का जो वैल्यू होता है तो उसमें ये ऑर्डर 2 है, ठीक है। तो ये हो गया। अब सी क्या होता है, तो सी हम लोग कुछ इस तरह से पिक करते हैं, ठीक है। ये पहला एलिमेंट, ये दूसरा एलिमेंट, ठीक है। तो ये +2 और ये इसका कोएफिशिएंट +1, ठीक ना। तो 2 और 1 आ गया, ठीक है। अगेन इसका ऑर्डर तुम पी और एम वाले से देख लेना, ठीक है, इसका ऑर्डर कुछ पता चल जाएगा। तो ABC मिल गया, तो स्टेट वेरिएबल रिप्रेजेंटेशन भी कर दिए। उसके बाद फॉर्मूला से हम लोग कंट्रोलेबल और ऑब्जर्वेबल चेक भी कर लिए, ठीक है। तो रिजल्ट क्या है कि ये कंट्रोलेबल है और ये ऑब्जर्वेबल है, ठीक है। देखो ये गलत बता दिए थे, ये वाला केस है ना, तो सिस्टम तुम्हारा ऑब्जर्वेबल होगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा गलत हो गया था, मतलब ये गलत है, ये सही है, ठीक है। चलो हो गया। तो कॉन्सेप्ट भी सही था और न्यूमेरिकली भी हम लोग को सही आया। अब देखते हैं एसएफजी क्या देता है। तो देखो एसएफजी बना दिए, इनपुट से इसका रिलेशन है, x1 का नहीं है, मतलब इनपुट सारे स्टेट वेरिएबल से कनेक्टेड नहीं है, मतलब ये अनकंट्रोलेबल है, ठीक है। तो यहाँ देखो ये कंट्रोलेबल, एक्चुअल में कंट्रोलेबल है, मतलब एसएफजी गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है। ऑब्जर्वेबल के साथ क्या सीन है, x1 x2 दोनों कनेक्टेड है, इसका मतलब ये ऑब्जर्वेबल दे रहा है, ठीक है। मतलब ये वाला तो तुमको सही दे रहा है, ठीक है, लेकिन ये वाला गलत दे रहा है। तो एसएफजी डायरेक्ट डिकम्पोजिशन में गलत दिया, ठीक है। अब ये तुम्हारा नेक्स्ट है जिसमें क्या आता है, पोल जीरो कैंसिलेशन हो रहा है, ठीक है। तब यहाँ देखो कैच क्या है, यहाँ पे ये जो पोल जीरो का कैंसिलेशन है ना, ये सिर्फ और सिर्फ इस कॉन्सेप्ट के लिए है, ठीक है, अनऑब्जर्वेबल ही होगा, ठीक है, ऑब्जर्वेबल नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो पोल जीरो कैंसिलेशन हुआ, तो ये बस कॉन्सेप्ट यहीं तक वैलिड है, मतलब इसका यूज़ बस यहीं तक है कि हम अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट क्या बताया कि ये कंट्रोलेबल होगा और अनऑब्जर्वेबल होगा, ठीक है। अब इसके आगे जो भी तुम कैलकुलेशन करोगे ABC निकालने के लिए, उसमें तुम ये वाला ट्रांसफ़र फंक्शन यूज़ मत करना, ठीक है। मेन ट्रांसफ़र फंक्शन यही है और यही यूज़ होगा, समझे। ABC जो भी निकालोगे उसके लिए यही यूज़ होगा, ऐसा नहीं कि इसको कैंसिल करके ये कर देना, तब तो ये क्वेश्चन ही ख़त्म हो गया, ठीक है। तो खैर इसका भी जब निकालोगे तो ये सेटिस्फाई कर जाएगा और इसमें भी एसएफजी तुम्हारा सेम गलत आंसर देगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है पैरेलल डिकम्पोजिशन, ठीक है। तो ये भी तुम्हारा वही है, इसमें भी तुम्हारा डिकम्पोजिशन का मतलब क्या कि ट्रांसफ़र फंक्शन दिया हुआ है और तुम्हें इससे स्टेट वेरिएबल मैट्रिक्स निकालना है,
ठीक है। और इसमें जो प्रोसेस इन्वॉल्व होगा इसको बोलेंगे पैरेलल डिकम्पोजिशन, ठीक है। और इसका ये पहला फॉर्म हो गया। दूसरा फॉर्म क्या हुआ कि तुमको एक SFG दिया रहेगा और उस SFG से ये स्टेट वेरिएबल मैट्रिक्स निकालना है, ठीक है। तो अभी इसमें क्वेश्चन है, सॉरी ट्रांसफ़र फंक्शन है, आगे क्वेश्चन में ऐसे रहेगा तो वो भी देख लेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या स्टेप होता है, देखो स्टेप क्लियरली लिखा हुआ मैंने, ठीक है। तो इसमें बेसिकली पार्शियल फ्रैक्शन का यूज़ आता है, ठीक है। ये जो तुम्हारा ट्रांसफ़र फंक्शन है उसको तुम कुछ इस तरह से मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख दो, ठीक है। और उसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन करके ये मल्टीप्लिकेशन को हटाओ, ठीक है। तो पार्शियल फ्रैक्शन ये किए हैं और ये देखो ये जो मल्टीप्लिकेशन था ये एडिशन या सब्सट्रैक्शन के साइन में कन्वर्ट हो गया। मतलब ये जो ट्रांसफ़र फंक्शन था वो अब कुछ ऐसा बन गया है, ठीक है। ट्रांसफ़र फंक्शन होता है y/u, ये तो आउटपुट अपॉन इनपुट। इसको हम लोग क्या करेंगे कि ये जो पार्ट है और ये जो पार्ट है इसको अलग अलग कंसिडर कर लेंगे, ठीक है। x1 x2 यही तुम्हारा स्टेट वेरिएबल होता है, ठीक है। तो ये जितना इंडिविजुअल पार्ट्स आएगा ना प्लस माइनस में उतना तुम्हारे स्टेट वेरिएबल x1 x2 कंसिडर करेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, x1 इज इक्वल टू दिस, ठीक है, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और x2 इज इक्वल टू दिस और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। दोनों में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अब यहाँ पे ध्यान दो, ये s जब इधर जाएगा, ठीक ना, तो s का मतलब क्या होता है, s का मतलब होता है डिफ्रेंसिएशन, ठीक है। तो s जब x के साथ मल्टीप्लाई होगा इसका मतलब क्या हुआ कि x1 का तुम डिफ्रेंसिएशन कर रहे हो, और x1 का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, x1 डॉट, ठीक है। तो उसी प्रकार से ये तुम्हारा x1 डॉट में कन्वर्ट हो गया और उसके बाद तुम्हारे x1 डॉट में एक इक्वेशन आ गया। उसी तरह से x2 डॉट में भी एक इक्वेशन आ जाएगा। तो तुम्हारा 2 इक्वेशन आ गया। और y क्या है, y देखो यहाँ पे ये जो माने थे ना ये तुम्हारा y हो गया। जब u तुम इधर भेज दिए तो y क्या हो गया, x1 प्लस x2, ठीक है। तो ये तुम्हारा एक इक्वेशन, तीसरा इक्वेशन बन गया। अभी तीनों इक्वेशन की मदद से तुम स्टेट स्पेस मैट्रिक्स बना दिए, ठीक है। ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया। अब इसका फॉर्मूला यूज़ करके तुम कंट्रोलेबल ऑब्जर्वेबल चेक कर लो, ठीक है। वैसे भी ये क्वेश्चन हम लोग कर ही चुके हैं तो हमें पता है कि ये कंट्रोलेबल भी है ऑब्जर्वेबल भी है। तो अगर तुम इसका QC और Q0 का डिटर्मिनेंट निकालोगे तो कोई नॉन जीरो नंबर आ जाएगा, ठीक है। हाँ, और यहाँ एक और बात क्या हुआ कि ये चीज़ देखो, तुम्हारा सेम क्वेश्चन जो हम लोग डायरेक्ट डिकम्पोजिशन में पढ़े थे वहाँ पे A, B, C मैट्रिक्स का अलग वैल्यू आया था, समझ रहे हो। मतलब एक ही क्वेश्चन का अलग अलग स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। ये एक बात हो गया पैरेलल डिकम्पोजिशन का। दूसरा बात क्या हुआ कि इसका जो A मैट्रिक्स होता है ना वो हमेशा डायगोनल मैट्रिक्स होता है, समझ गया। तो हमेशा कुछ इसी प्रकार में आता है। ये तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है कि जो डायगोनल है उसमें एलिमेंट होगा और उसके अलावा सारा एलिमेंट जीरो होगा, ठीक है। इसको डायगोनल बोलते हैं, इसको ऑफ डायगोनल बोलते हैं। खैर अभी 2x2 है, 3x3 होता तो और बड़ा रहता। तो सिर्फ डायगोनल में ही एलिमेंट आता है इसमें, ठीक है। ये इसका कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, ठीक है। तीसरी बात क्या कि ये जो डायगोनल में जो एलिमेंट होते हैं वही तुम्हारे CLTF के कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के रूट्स होते हैं, मतलब CLTF का पोल्स होता है, ठीक है। तो यहाँ से तुम स्टेबिलिटी भी बता सकते हो CLTF का, ठीक है। जैसे मान लो ये ट्रांसफर फंक्शन स्टेबल है कि नहीं, तो ये देखो -3 -4, -3 मतलब क्या हुआ, रियल एक्सिस में लेफ्ट हैंड साइड, ये भी तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड, मतलब ये तुम्हारा स्टेबल है, समझ गए। तो ये मैट्रिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है पैरेलल डिकम्पोजिशन का। अब क्या, अब इसका SFG बनाएंगे, इसी क्वेश्चन का SFG बनाएंगे। तो SFG बनाने के लिए क्या, ये हमारा इक्वेशन मिल ही चुका है, इसी इक्वेशन की मदद से SFG बनाएंगे। अब देखो ये जो पैरेलल है कोई ज़रूरी नहीं कि हर बार इसका SFG ऐसा ही बनेगा। ये एक स्पेसिफिक क्वेश्चन का SFG कुछ इस प्रकार से बन रहा है, ठीक है। अगर इसी को स्ट्रेट लाइन में बनाओगे तो कुछ इस प्रकार से ब्रोकन की तरह दिखेगा, ठीक है। खैर अगर यहाँ ऑब्जर्वेबिलिटी का कंडीशन देखोगे तो देखो ये जो इनपुट है वो x1 डॉट और x2 डॉट से कनेक्टेड है, ठीक है। अब यहाँ समझो स्टेट वेरिएबल होता है x1 x2 और उसका जो डिफरेंशियल होता है उसको भी स्टेट वेरिएबल ही कहते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि 4 ठो वेरिएबल हो गया, नहीं, काउंट सिर्फ यही दोगा। ये दोनों जो है ना इसी का एक पार्ट है, ठीक है। तो काउंट यही दोगा, मतलब इस क्वेश्चन में 2 ही स्टेट वेरिएबल है, दैट इज़ इसका ऑर्डर, ठीक है। और इसी का पार्ट होता है x1। तो इनपुट अगर x1 से कनेक्टेड है या फिर डिफरेंशियल से, बात एक ही है, ठीक है।
तो इनपुट तुम्हारा दोनों स्टेट वेरिएबल से कनेक्टेड है, मतलब ये कंट्रोलेबल है। आउटपुट भी तुम्हारा दोनों स्टेट वेरिएबल से कनेक्टेड है, मतलब ये ऑब्जर्वेबल है। ठीक है, तो SFG पैरेलल डीकम्पोजिशन में सही आंसर दे रहा है। ठीक है, ये एक एडवांटेज हो गया SFG का, सॉरी पैरेलल डीकम्पोजिशन का। अब इसमें कुछ और एक्स्ट्रा बात की है कि इस SFG को देख के मेसन गेन फॉर्मूला लगाओ, तो ये तुमको याद रखना होगा। ठीक है, बहुत ही छोटा है ये, तुम्हारा वही सेम चीज़ जो अभी बताया पोल्स के रिगार्डिंग। ठीक है, अब इस पेज में हम लोग क्या किए हैं, कि हम लोग ये पता किए कि देखो पैरेलल डीकम्पोजिशन में SFG क्या हमेशा हर समय सही आंसर देता है। उसी के लिए हम लोग 3 अरेंजमेंट लिए हैं, जिसमें हम लोग क्या किए, कुछ लाइन ब्लॉक कर दिए। ठीक है, तो लाइन जब ब्लॉक किए तो तुम्हारा ABC मैट्रिक्स भी चेंज कर जाएगा। ठीक है, तो वो मैंने लिखा नहीं है, लेकिन QC और Q0 कैलकुलेट करके देखा है कि जो यहाँ पे आ रहा है वही चीज़ हमें SFG से मिल रहा है कि नहीं। तो देखो ये तुम्हारा इनपुट है, ये लाइन हमने हटा दिया। ठीक है, तो ये तुम्हारा एक ही स्टेट वेरिएबल से कनेक्टेड है। इसका मतलब क्या हुआ कि सिस्टम तुम्हारा अनकंट्रोलेबल है। आउटपुट देखें तो दोनों से कनेक्टेड है, मतलब ये सिस्टम तुम्हारा ऑब्जर्वेबल है। ठीक है, अगर न्यूमेरिकली फॉर्मूला लगा के फाइंड किए तो देखो अनकंट्रोलेबल आया, ऑब्जर्वेबल आया। इसका मतलब क्या हुआ कि SFG तुम्हारा सही आंसर दे रहा है इस पर्टिकुलर अरेंजमेंट में। ठीक है, नेक्स्ट अरेंजमेंट हम लोग क्या किए, एक इनपुट को हटाए, एक आउटपुट को हटाए, तो ABC मैट्रिक्स भी चेंज कर गया। ठीक है, और फॉर्मूला लगा के देखें तो हमें अनकंट्रोलेबल आया, अनऑब्जर्वेबल आया। अगर SFG से चेक करें तो देखो U तुम्हारा दोनों से कनेक्टेड नहीं है, इसका मतलब नॉन कंट्रोलेबल, मतलब अनकंट्रोलेबल, अनऑब्जर्वेबल। ठीक है, तो SFG इस अरेंजमेंट में भी सही आंसर दे दिया। ठीक है, तो ये बेसिकली बता क्या रहा है, ये बता ये रहा है कि SFG पैरेलल डीकम्पोजिशन में हर समय तुम्हारा सही आंसर देगा। ठीक है, अब आता है थर्ड डिकम्पोजिशन स्टाइल, दैट इज़ कैस्केड डिकम्पोजिशन। ठीक है, तो कैस्केड डिकम्पोजिशन में क्या होता है, कैस्केड कनेक्शन ऑफ ब्लॉक कहने का मतलब क्या होता है कि 2 ब्लॉक है, दोनों को सीरीज़ में रख दिए तो इसको कैस्केड बोलते हैं। जब ऐसे सीरीज़ में होता है तो इंडिविजुअली ये मल्टीप्लाई होता है, दोनों ब्लॉक मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो यहीं से कैस्केड का कॉन्सेप्ट आया, मतलब ब्लॉक डायग्राम से। ठीक है, तो ये जो ट्रांसफ़र फंक्शन है, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको तुम्हें कुछ इस प्रकार मल्टीप्लिकेशन में ब्रेक करना होगा और उसके बाद तुम्हें ब्लॉक्स ऐसे कर देना होगा। ठीक है, अब ये देखो ये एक इंडिविजुअल ब्लॉक का आउटपुट हो गया, और इस ओपन सिस्टम में ये ट्रांसफ़र फंक्शन, ये आउटपुट, ये इनपुट, तो ट्रांसफ़र फंक्शन इज इक्वल टू आउटपुट अपॉन इनपुट लिख सकते हो, तो वही हम लोग किए हैं। ठीक है, वही तुम्हारा ट्रांसफ़र फंक्शन इज इक्वल टू आउटपुट अपॉन इनपुट, ये ट्रांसफ़र फंक्शन हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करो। ठीक है, और वहाँ यहाँ पे भी सेम चीज़ S साथ आया है तो 101 डॉट हो गया। ठीक है, तो कैस्केडिंग में सिर्फ यही मेन लॉजिक था, बाद बाकी सब सेम है, मैट्रिक्स बनाए। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दो कि यहाँ पे ए मैट्रिक्स अलग आया, मतलब वही सेम क्वेश्चन का कैस्केड में अलग स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन आया। ठीक है, तो ये इसका ध्यान वाली बात हो गया कि एक ही क्वेश्चन का बहुत सारा स्टेट स्पेस रिप्रेजेंट, बेसिकली 3 स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन हो सकता है एक क्वेश्चन का, एक डायरेक्ट डिकम्पोजिशन मेथड से, दूसरा पैरेलल से, तीसरा कैस्केड से। ठीक है, अब आता है इसका कैरेक्टरिस्टिक, तो देखो इसका जो डायगोनल एलिमेंट होता है ए मैट्रिक्स का, इसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक है कि इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ डायगोनल ही एलिमेंट हो। ठीक है, इसमें डायगोनल होगा और उसके अलावा और भी कोई एलिमेंट प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, ये पहला बात हो गया। दूसरा बात, इसका जो डायगोनल होता है वो भी तुम्हारा पोल्स को डिस्क्राइब करता है, CLTF के पोल्स को। ठीक है, तो दोनों माइनस आया है, इसका मतलब ये स्टेबल है। ठीक है, तीसरा बात, इसका जो ए मैट्रिक्स होता है वो हमेशा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा या अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा। ठीक है, हमेशा ये कैरेक्टरिस्टिक फॉर्म है। ठीक है, तो कैस्केड का ए मैट्रिक्स हमेशा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा या अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा। यहीं से हम लोग पहचानेंगे कि अच्छा ये कैस्केड डिकम्पोजिशन है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रख लो। देखो जब क्वेश्चन में तुम्हारे गेट में SFG दिया रहता है तो तुम क्या करते हो, तुम एक ही डिकम्पोजिशन का एक ही स्टाइल है। ठीक है, और जब तुम्हारा ए मैट्रिक्स आता है तब तुम समझते हो कि अच्छा ये कैस्केड स्टाइल था। ठीक है, और वहाँ से तुम ये अंदाज़ा लगाते हो कि इसका SFG सही आंसर देगा या गलत आंसर देगा। ठीक है, तो समझ गए इसका। अगर इसका SFG बनाओगे तो कुछ ऐसा SFG आएगा। अच्छा, SFG में भी एक और चीज़, एक ही क्वेश्चन का मल्टीपल SFG भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, डायरेक्ट में अलग SFG आया था, पैरेलल में अलग SFG आया और कैस्केड में अलग SFG आया। ठीक है,
और इसका भी SFG तुम्हारा गलत आंसर देता है, ठीक है। हाँ, SFG गिव्स रॉन्ग रिजल्ट इन कंट्रोल इन कैस्केड डिकम्पोजिशन, ठीक है। तो फाइनल कंक्लूजन क्या हुआ, ये देखो सेम क्वेश्चन है, डायरेक्ट डिकम्पोजिशन मेथड करोगे तो ऐसा कुछ मैट्रिक्स आएगा, पैरेलल में अलग, कैस्केड में अलग, SFG भी तीनों में अलग अलग आएगा। पैरेलल का SFG कंट्रोलेबिलिटी और ऑब्जर्वेबिलिटी में सही आंसर देता है, ये सब का SFG गलत देता है, ठीक है। बस ये चीज़। अब एक जो लास्ट चीज़ आता है, ये देखो क्वेश्चन है, इसमें क्या है कि ये तुम्हारा SFG दिया हुआ है और क्वेश्चन क्या है कि ये कंट्रोलेबल है कि ऑब्जर्वेबल है कि स्टेबल है कि अनस्टेबल है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे लॉजिक क्या है, लॉजिक ये है कि तुम्हें पता है कि SFG देख के ही तुम बता सकते हो कि ये कंट्रोलेबल है कि ऑब्जर्वेबल है, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ से तुम देखोगे कि सारा इनपुट से कनेक्टेड है कि नहीं, ठीक है। लेकिन तुम्हें ये पता होना चाहिए कि SFG हमेशा करेक्ट आंसर नहीं देता है, सिर्फ और सिर्फ पैरेलल डिकम्पोजिशन में ही करेक्ट आंसर देता है, ठीक ना। तो अब यहाँ पे बात आता है कि हम इसका पैरेलल डिकम्पोजिशन कैसे निकालें, मतलब पैरेलल डिकम्पोजिशन का क्या स्टेप होता है, समझ गए। अब इसमें तुम कैसे प्रोसीड करोगे। तो इस सिचुएशन का आंसर क्या है, इस सिचुएशन का आंसर ये है कि तुम अपने मन से नहीं डिसाइड कर सकते हो कि हम इसका पैरेलल डिकम्पोजिशन करेंगे या डायरेक्ट डिकम्पोजिशन करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन जिस डिकम्पोजिशन स्टाइल में फ्रेम किया गया है ना, उसी स्टाइल में तुमको करना होगा, तुम अपने मन से नहीं कर सकते हो, ठीक है। मान लो तेरे को पता है कि पैरेलल डिकम्पोजिशन में SFG करेक्ट देता है, तो इसका हम पैरेलली डिकम्पोजिशन कर देते हैं तो हमें सही पता मिल जाएगा, लेकिन वैसा नहीं है, ठीक है। डिकम्पोजिशन का सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टाइल है, डिकम्पोजिशन में का सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टाइल है, दैट इज़ तुम SFG में नोड को देखो और नोड को देख के इक्वेशन फ्रेम करो, ठीक है। इक्वेशन फ्रेम करने के बाद तुम्हारा A मैट्रिक्स आएगा, ठीक है। अब यहाँ से तुम पता लगाओगे कि तुम्हारा जो डिकम्पोजिशन है वो पैरेलल है, डायरेक्ट है या कैस्केड है, ठीक है। तो पैरेलल का क्या कंडीशन का कि डायगोनल में एलिमेंट आता है, बाद बाकी जीरो होता है, ठीक है। तो यहाँ देख लो, डायगोनल में तो एलिमेंट नहीं है लेकिन बाद बाकी सब एलिमेंट मौजूद है, मतलब ये पैरेलल डिकम्पोजिशन नहीं है, ठीक है। पहला चीज़ का क्लैरिटी मिल गया, ठीक है। दूसरा चेक क्या करेंगे, कैस्केड का चेक करेंगे। कैस्केड क्या बोलता है कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आएगा या लोअर ट्रायंगुलर, ठीक है। तो इसका देखो ये हो गया लोअर ट्रायंगुलर, लेकिन यहाँ पे भी वैल्यू है, अगर अपर देखते हो तो कुछ ऐसे, तो यहाँ पे भी वैल्यू है, मतलब ना तो ये अपर ट्रायंगुलर है ना तो लोअर ट्रायंगुलर, मतलब ये डिकम्पोजिशन जो हम किए ये कैस्केड भी नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये दोनों नहीं है तो जो रैंडम ये मैट्रिक्स होता है वो तुम्हारा डायरेक्ट डिकम्पोजिशन होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो क्वेश्चन है ये तुम्हारा डायरेक्ट डिकम्पोजिशन पे फ्रेम किया गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि तुम SFG देख के इसका कंट्रोलेबल और ऑब्जर्वेबल नहीं बता सकते हो, ठीक है, ठीक है। वही चीज़ को मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ये जो क्वेश्चन मैंने बनाया है इसका आंसर वही है, ठीक है। कि डायगोनल आएगा तो मतलब कैसे हम पता करेंगे कि जो डिकम्पोजिशन हम कर रहे हैं वो क्या है, ठीक है, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा, तो देखो हम लोग पढ़े हैं कि डायरेक्ट डिकम्पोजिशन जब भी होता है तो वो हमेशा कंट्रोलेबल होता है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, तो इसका आंसर A होगा, ठीक है। और नहीं तो तुम निकालना चाहते हो तो बेसिकली इसके आगे करना क्या है, तुम A फाइंड करोगे, B फाइंड करोगे, C फाइंड करोगे और QC और Q0 निकालोगे मैट्रिक्स, ठीक है। उसका डिटर्मिनेंट जब निकालोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि अच्छा अगर नॉट इक्वल टू 0 आया मतलब ये कंट्रोलेबल आ गया, ठीक है। ऑब्जर्वेबल देखो सारा तुम्हारा वेरिएबल ही है, तो ऑब्जर्वेबल का कैलकुलेशन तुम नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, दैट इज़ कंट्रोलेबल। उसी तरह से ये जो क्वेश्चन है, तो अब इसका तुम अपने मन से पैरेलल या डायरेक्ट या कैस्केड नहीं कर सकते हो। इसका डिकम्पोजिशन का अगेन वही एक स्टाइल होगा, दैट इज़ नोड को देखो और इक्वेशन फ्रेम करो और जो A मैट्रिक्स आएगा उससे तुम्हें ये पता चलेगा कि ये कौन सा डिकम्पोजिशन तुम कर रहे हो, ठीक है। जैसे ये भी तुम्हारा डायरेक्ट डिकम्पोजिशन पे ही बेस्ड है, लेकिन अगर इस डिकम्पोजिशन को हम लोग पैरेलल बनाना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, इस SFG में थोड़ा मॉडिफिकेशन करना होगा, दैट इज़ ये फीडबैक पाथ अगर डिलीट कर दें, दैट इज़ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, नॉट टू ऑल द क्वेश्चंस, ठीक है। तो इसमें अगर फीडबैक ये दोनों पाथ डिलीट कर देंगे तो ये तुम्हारा पैरेलल कंपोजिशन में कन्वर्ट हो जाएगा और तब देखो ये हम लोग
इसका जो डिकम्पोजिशन करोगे इसमें देखो तुम्हारा डायगोनल मैट्रिक्स आ गया, इसका मतलब ये तुम्हारा पैरेलल डिकम्पोजिशन है। ठीक है, इस क्वेश्चन नंबर 17 का कॉन्सेप्ट क्या था? तो ये कॉन्सेप्ट ये है कि तुम्हारा देखो मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट सिस्टम दिया है और कहा है कि इन चारों कॉम्बिनेशन में से तुम सीसो सिस्टम बनाओ, सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट, सच दैट तुम्हारा कंट्रोलेबल भी हो ऑब्जर्वेबल भी हो। मतलब इसमें से एक इनपुट तुम नेग्लेक्ट कर दो, एक आउटपुट नेग्लेक्ट कर दो, कोई भी चार। अब तुमको सारा करके देखना होगा, सारा ऑप्शन जो है हिट एंड ट्रायल करके देखना होगा। ठीक है, और उसके बाद तुम्हारा सही आंसर आ जाएगा।